नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज आपके जो एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं उसमें 11 फरवरी की आपके इसमें जो थर्ड शिफ्ट है इसके क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो इनको विस्तार से देखेंगे। और इसमें थर्ड शिफ्ट हो या फर्स्ट शिफ्ट हो, इसमें रिपीट होके क्वेश्चन आ रहे हैं। हूबहू वही क्वेश्चन या उसी टॉपिक से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे जनगणना हो गया, पंचायती राज व्यवस्था हो गया, आपके लोक नृत्य हो गए, उत्सव हो गए, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिपीट हो के। तो इसके हमने वीडियो भी बना दिए गए हैं, तो वहाँ पर इस चैनल पे जाके वीडियो जरूर देख लें। और तक्षशिला बुंदेलखंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। और जिनका भी आगामी शिफ्टों में आपके मित्रों का पेपर रह गया तो उनको शेयर जरूर कर दें। आपको जो एनालिसिस चल रहा है इनसे आपको लगभग आपको 10 से लेके 15 क्वेश्चन का फ़ायदा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो के आ रहे हैं। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। आपके ये थर्ड शिफ्ट है आपकी, इसमें आपकी 11 फरवरी की। इसमें पहला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति किस नृत्य शैली से के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्यों से जुड़ी हुई हैं। वह पद्म श्री इनको कब दिया? 1968 में दिया गया। पद्म विभूषण 2001 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण 2016 में दिया गया। और संगीत नाटक अकेदमी 1977 में इनको प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उससे संबंधित कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित प्रमुख कलाकार आपके वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेदांतम सत्यनारायण सत्यम और लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और भवानी रेड्डी, पद्मजा रेड्डी, ये प्रमुख इसके आपके कलाकार हो जाएंगे कुचिपुड़ी के। और ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। और भारतनाट्यम कहाँ का है? आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की थी? तो ये लक्षद्वीप की हो जाएगी। लक्षद्वीप आपकी केंद्र शासित प्रदेश में कहा जाए तो इसका सबसे कम जनसंख्या इसी में थी। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में थी। और इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर थी? ये भी आपकी लक्षद्वीप में। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कितनी थी इसमें? आपकी 91 तो 92 के आसपास थी। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो दिल्ली का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है केंद्र शासित प्रदेश में? तो दिल्ली की हो जाएगी। सबसे कम कहाँ की है? अंडमान निकोबार की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये फैक्ट आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहले आपके जो आपके न्यायालय जो उच्च न्यायाधीश है या न्यायालय है, इससे क्वेश्चन बनने लगे हैं अब। तो इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की। और अनुच्छेद 217 में यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर किया जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मयूर छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा का हो जाएगा। जब हमने आपके ये लोक नृत्य पढ़ाए थे तो इसमें विस्तार से बताया था कि आपके मयूर छऊ उड़ीसा का है। इसके बाद साय साय राव छऊ आपका झारखंड का हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साल 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। इसे नमक सत्याग्रह या सबनी अवज्ञा सत्याग्रह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ चलाया गया था। यह 12 मार्च, इसकी आपकी तारीख को भी याद रखना है। आगे शिफ्टों में तारीख इसकी डायरेक्ट पूछी जा सकती है। तो 12 मार्च 1930 को यह अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। कहाँ से पूछा जाता है, कहाँ से शुरू हुआ? तो साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 241 मील की यात्रा शुरू की थी। और ये 5 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंच गए थे। और यहाँ पर नमक कानून का इन्होंने जो कर लगता था उसको समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि 1947 में संविधान सभा के में कितने सदस्य थे? तो 1947 में जब संविधान सभा गठन हुआ था तो ये कैबिनेट मिशन के द्वारा इसको संविधान सभा की स्थापना की गई थी। और 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। ये 24 मार्च 1946 को
जब कैबिनेट मिशन आया तो इसकी स्थापना हुई। इसमें आपके 389 इसमें सदस्य थे उस समय, और 292 सदस्य प्रांतीय प्रतिनिधि थे। भारत में विभाजन के बाद इन सदस्यों में से 299 ही भारत में रहे, और जब विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का तो बाकी इसमें सदस्य पाकिस्तान में चले गए। और इसमें 9 दिसंबर 1996 को भारत की संवैधानिक सभा की पहली बार बैठक हुई। इसके बाद पहले दिन की बैठक आपकी, इसकी स्थापना कब हुई? 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम बैठक आपकी 9 दिसंबर को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और स्थायी अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 9 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बार बैठक हुई तो इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ये आपके फैक्ट है, इनको ध्यान रखना है। और कैबिनेट मिशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, भारत को एक राज्य बनाने के लिए भारत का। इसमें इसके बाद संविधान सभा के वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप पर पेश प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया था। संविधान सभा में कुल 200 सदस्यों में से 299 सदस्यों में से 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर कब हुए थे? आपके 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण रूप से बन के तैयार हुआ था, जब इसके संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 284 सदस्य इसमें उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत के वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट पंचायत राज्य मंत्री कौन है? तो श्री राजीव रंजन सिंह ऑफ लंदन हो जाएंगे। और कोई कह रहा है कि इसमें आपके जो सड़क परिवहन मंत्री पूछा गया था तो नितिन गडकरी हो जाएंगे। इसके बाद टेनिस में सर्व करने की कोई, इसमें टेनिस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा गया था। टेनिस में सर्व करने की लिमिट क्या है? तो टेनिस में सर्व करने की अपनी अगली सर्व तैयार करने के लिए प्रति पॉइंट 2 सर्व और पॉइंट के बीच यहाँ पर 25 सेकंड मिलते हैं। एक टेबल टेनिस के लिए है। और टेबल टेनिस में सर्व करने की जो लॉन टेनिस आ जाती है, इसमें कोई सीमा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्व करने की सीमा नहीं है, ये है। और अगला क्वेश्चन आ जाता है टेबल टेनिस से जुड़े हुए। ये इस प्रकार से, अगर दोनों खिलाड़ी 40-40 बराबर पॉइंट आते हैं तो इसे ड्यूस कहा जाता है। ड्यूस में लगातार 2 अंक जीतने वाला खिलाड़ी गेम जीतता है। 40 से ज़्यादा अंक मिलने पर गेम जीता जाता माना जाता है। जो भी 40 के बाद पहला नंबर पर जीतता है उसको ये अंक मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य से मेगास्थनीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यही क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी, जिससे प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में मदद मिली। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे इतिहास के बारे में लिखा था। और इन्होंने को जो पाटलिपुत्र था, इन्होंने उसको पाटलिपुत्र कहा था। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य में प्रशासन के भूगोल के जानकारी दी। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका लिखा था। इंडिका ये कई बार पूछा जा सकता है, आगे आगामी शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें आपका 2020 की इसमें जन्म दर कितनी थी? 2020 में जो रिपोर्ट आई थी तो 2020 के अनुसार भारत की कुल जन्म दर 1000 पुरुषों पर जनसंख्या की 19.5 थी, जो आपकी जन्म दर थी। और मृत्यु दर 2020 में कितनी थी? 28 से थी मृत्यु दर अगली शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसर आपका लद्दाख में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नेपाल में भी इसका आयोजन किया जाता है। तो लद्दाख आपको ऑप्शन दिया गया हुआ ज़्यादातर, लद्दाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे। और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, इनका पूरा नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, तो इनको ध्यान रखना है। और 15 अगस्त जब स्वतंत्र हुआ था तो इन्होंने शहनाई बजाई थी।
ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको जरूर याद रखते हैं। सितंबर अक्टूबर महीने में 10 दिनों तक मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो ओणम त्यौहार आपका 10 दिनों तक मनाया जाता है, जो केरल में मनाया जाता है। केरल राज्य जो दक्षिण भारत का एक राज्य है, 10 दिन यह त्यौहार केरल में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ओणम को थिरुओणम या थिरुओणम के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग की खोज कब और किसने की थी? तो हेनरिक हाइड्जे ने 1880 के दशक में ये खोजी गई थी। हेनरिक हाइड्स हो जाएंगे रेडियो तरंगे की खोज। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के द्वारा शुरू किया गया था। ये 1978 से 1974 से 1978 के बीच में चली थी। इसमें गरीबी उन्मूलन, रोजगार और न्याय केंद्रित था। इसमें आपकी अनाज के काम के बदले अनाज कार्यक्रम चला गया था। इसमें सड़क पर परिवहन के लिए, सड़क के लिए भी कार्यक्रम चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखरेख और अनुसंधान में उन्हें महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह दिया गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ऊर्जा की समस्याओं से संबंधित पूछा गया था कि 1979 में ऊर्जा संकट और ईरान जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो ईरान इराक के युद्ध के कारण 1980 के दशक में दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई। इस दौरान तेल की कीमतें बढ़ी और ऊर्जा की कमी से जुड़ी कई समस्याएं पैदा हुई। 1980 के दशक में तेल की कीमतों पर असर पड़ा और ये असर बहुत दिनों तक रहा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिश्रित अवस्था में कौन कौन भारत लेते हैं अर्थव्यवस्था में? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की गतिविधियां शामिल होती हैं। इसमें सरकार और निजी कंपनियां दोनों मिलकर आर्थिक विकास और संसाधन का वितरण करते हैं। और भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी और सरकारी दोनों कंपनियां काम करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच में सोन नदी के दक्षिण में स्थित है? तो सतपुड़ा मैकाले रेंज हो जाएगी। सतपुड़ा मैकाले का रेंज जैसे इस साइड बहती है, ये नर्मदा हो जाएगी, ये आपकी ताप्ती हो जाएगी। यहाँ पर आपकी सतपुड़ा रेंज है, बीच में इस प्रकार की सतपुड़ा रेंज है, उसके ऊपर विंध्य रेंज है, विंध्याचल पर्वत हो जाएगा। यहाँ पर ये सतपुड़ा हो जाएगा, यहाँ पर आपकी नर्मदा बहती है, यहाँ पर ताप्ती बहती है। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए। और ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में बहते हैं और ये श्रृंखलाएँ भी मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसमें, अंकुर शब्द के पर्यायवाची पूछे गए थे। तो अंकुर कोपल होते हैं, मोड़ होते हैं, कोपल, नोक, सूजन, रोआ और कली हो जाएंगे जो अंकुर होते हैं। इसके बाद रात्रि के पर्यायवाची पूछे गए थे। निशा, रैन, रजनी, यामिनी, तमी, निशी, तिरयामा, विभावरी, क्षणदा और सरवरी हमने आपको पर्यायवाची भी करवा दिए गए हैं। एक आध वीडियो बना देंगे, कम से कम 2-3 वीडियो बन चुके हैं, उन पर कम से कम 60-70 पर्यायवाची हैं आपके पास, जाकर देख लीजिए विस्तार से। कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपको देशज शब्द और देशज शब्द, विशेषज शब्द, तत्सम तत्सम से तत्सम है और तद्भव है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी भारतीय भाषा के लिए आए हैं, वहीं विदेशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हुए हैं। देशज शब्द के उदाहरण थैला है, खिचड़ी है, पगड़ी है, काएँ काएँ है, धड़ाम है, बक बक ए, ठक ठक है, जैसे डोंगा हो गया, लोटा हो गया, ये सब आपके देशज शब्द हैं जो भारत की भाषा से आए हैं। विदेशी में आपके अदालत, ऑफिसर, बुखार, हजाम, हजामत, इरादा, इशारा, हलवाई, दीदार, चश्मा और डॉक्टर। इसमें कुछ अंग्रेजी शब्द हैं, कुछ फारसी अरबी भाषा के भी इसमें शब्द लिए गए हैं। तो जो दूसरे देश से या दूसरे प्रांत से आए हैं, जो भाषा दूसरे की है, अपने देश की नहीं है, तो उनको विदेशी
शब्द कहते हैं। इस पे एक विस्तार से वीडियो ला देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं और आज के इसके बाद हलवाई देशज और विदेशज शब्दों से जुड़ी कुछ बातें देख लेते हैं। संस्कृत से हिंदी में आने वाले शब्दों को रूप बदल जाता है तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, खीर, छत हो जाएगा, तो ये तद्भव आपके जो आम बोलचाल में ज़्यादा प्रयोग कहते हैं वो हो जाएगा। और संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए रहते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम्र हो गया, उष्ट्र हो गया, ऐश्वर्य हो गया, षष्ठी हो गया, ये मुख्य हैं आपके। तो यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन रिपीट हो के आ रहे हैं। तो आज से ये आपकी थर्ड शिफ्ट समाप्त हो चुकी है। आपकी थर्ड शिफ्ट हो चुकी है। 11 फरवरी की आपकी ये थर्ड शिफ्ट है। यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन रिपीट होके पूछे गए हैं फर्स्ट और आपके सेकंड शिफ्ट के। और जो आगा पीछे शिफ्टें हो चुकी हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन रिपीट आए हैं त्योहार वगैरह के, तो उनको ज़रूर पढ़ के जाना और एनालिसिस इसका ज़रूर देखते रहें। बहुत ज़्यादा लाभ होगा, कम से कम 10 से 15 ना क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे और मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।